स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 2 नवंबर से खुल जाएगा हाईकोर्ट। दुर्गा पूजा अवकाश के बाद हाईकोर्ट 2 नवंबर से खुलेगा। पूर्व से सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई होगी। वहीं एडवोकेट एसोसिएशन की मांग पर हाईकोर्ट ने मामलों की फिजिकल सुनवाई करने से संबंधित नोटिस जारी किया है। कोरोना के बावजूद लगभग 7.5 माह बाद हाईकोर्ट में 2 नवंबर से मामलों की फिजिकल सुनवाई के लिए आग्रह किया जा सकेगा। इस बाबत हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ के हस्ताक्षर से शनिवार को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि नया केस दायर करने के समय अधिवक्ता को फिजिकल या वर्चुअल मोड में सुनवाई करना चाहते हैं, इसकी घोषणा करनी चाहिए। झारखंड सरकार की ओर से टीएसी गठन का प्रस्ताव तैयार, स्वीकृति के लिए भेजा गया राज्यपाल को। झारखंड सरकार की ओर से जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलते ही टीएसी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि सरकार गठन के 10 माह बाद टीएसी का गठन किया जा रहा है। जनजातीय समुदायों के मुद्दों, खासकर सीएनटी, एसपीटी एक्ट, सरना धर्म कोड जैसे मामलों पर सीएटी की बैठक में चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता में लेकर इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया गया 15 नवंबर से पहले ही सरकार टीएसी की बैठक बुलाना चाहती है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एमएड कोर्स सहित 3 की मान्यता पर लगी रोक। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में चल रहे एमएड कोर्स के साथ साथ 2 कॉलेजों में बीएड कोर्स की मान्यता सत्र 2021-22 के लिए रोक दी है, जबकि 7 बीएड कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं 3 बीएड कॉलेजों की मान्यता पुनः बहाल कर दी गई है। उक्त निर्णय एनसीटीई ईआरसी के चेयरमैन प्रोफेसर केबी दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में एमएड कोर्स के लिए शिक्षक नियुक्ति में एनसीटीई के 2014 रेगुलेशन का मापदंड पूरा नहीं करने व फायर सर्टिफिकेट जमा नहीं करने के कारण मान्यता रोकी गई है। ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बिना ओटीपी के भी मिलेगा सिलेंडर। व्हाट्सएप से ऐसे करें बुकिंग। रसोई गैस के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए 1 नवंबर से जो ओटीपी अनिवार्य करने की योजना थी उसे फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब लोगों को बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी रोकने के लिए गैस कंपनी की योजना 1 नवंबर से गैस डिलीवरी के समय ओटीपी अनिवार्य करने की थी। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने इस व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वर्तमान में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। हालांकि इंडेन के ग्राहकों को 1 नवंबर से ही नए नंबर से अपने सिलेंडर की बुकिंग करनी होगी। इंडेन गैस की बुकिंग का नया नंबर 7718955555 है। अब पुराना नंबर काम नहीं करेगा। नई व्यवस्था के तहत ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए भी गैस की बुकिंग कर सकेंगे। यह बेहद आसान है। कंपनी का व्हाट्सएप नंबर 7588888824 है। बुजुर्गों को भी हर महीने फ्री में मिलेगा अनाज, बस करना होगा ये काम। भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक राशन कार्ड है। इसके जरिए सरकार लोगों को सब्सिडी के तहत अनाज मुहैया कराती है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना काल में इसी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए देश के लाखों गरीबों में आगामी नवंबर तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। हालांकि खबर यह भी है कि सरकार इसकी डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। अन्नपूर्णा योजना के तहत दिया जाता है फ्री में अनाज। इसके साथ ही जिन बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है लेकिन वे इसके पात्र हैं, उन्हें राशन कार्ड के जरिए हर महीने फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का नियम है। सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने फ्री में अनाज देने की सुविधा उपलब्ध है। सरकार पेंशन नहीं पाने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलो अनाज मुहैया कराती है। इसमें उन्हें 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाता है। संप्रेषण गृह में रह रहे 176 बच्चों को दी जाएगी ट्रेनिंग। डुमरदगा स्थित संप्रेषण गृह में रह रहे 176 बच्चों के स्किल को निखारा जाएगा। इन्हें ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि अपराध की मानसिकता से उन्हें विमुक्त किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी डालसा की ओर से अगले सप्ताह में ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए संप्रेषण गृह में ही ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी के आग्रह पर डालसा ने संप्रेषण गृह में रखे गए बच्चों को ट्रेन करने का निर्णय लिया है। मनरेगा कर्मियों का ईपीएफ कटेगा, बिना सौकोज नोटिस दिए नहीं किया जा सकेगा बर्खास्त। मनरेगा कर्मियों को भी अब सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरी मदद मिलेगी। काम के दौरान दुर्घटना में मृत कर्मी के आश्रितों को राशि 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक रूप से घायल होने पर अधिकतम 25,000 रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्दी यह मामला कैबिनेट को भेजा जाएगा। मंत्री ने बताया कि मनरेगा कर्मियों की ईपीएफ कटौती भी होगी और बिना स्पष्टीकरण मांगे अचानक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू हुआ अनलॉक 6, जाने पूरे देश में क्या क्या खुलेगा।
कोरोना वायरस का कहर अब भी बना हुआ है, लेकिन भारत 1 नवंबर से अनलॉक 6 में कदम रखने जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर बाहरी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ रविवार को भारत में अनलॉक शुरू हो गया। इस हफ्ते की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने कहा था कि इसमें और ढील नहीं दी जाएगी और पिछले महीने जारी किए गए अनलॉक 5 दिशा निर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। 1 जून से देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद सख्त मानक संचालन के साथ रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थान और मेट्रो रेल सेवाओं की गतिविधियों को गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं 1 नवंबर से दिल्ली में बसें पूरी क्षमता के साथ चलेगी। जानिए अगले साल कब लॉन्च होगा भारत बायोटेक का कोरोना टीका कोवैक्सीन। फेज 3 ट्रायल शुरू करने जा रही है कंपनी। भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन को भारतीय नियामकों की ओर से मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी टीके को अगले साल की दूसरी तिमाही में लॉन्च कर सकती है। कंपनी के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी देश भर में फेज 3 के ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा करने पर फोकस है। कंपनी ने कोवैक्सीन वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सहयोग से विकसित किया है। घर के भीतर तेजी से फैलता है कोरोना वायरस। जानिए नई रिसर्च में क्या किया गया है दावा। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि घरों के भीतर नोवेल कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से होता है। घर के एक सदस्य को संक्रमण होने के बाद अन्य सदस्यों के जल्दी संक्रमित होने का खतरा अधिक है। अध्ययन के दौरान अनुसंधानकर्ताओं ने अमेरिका में 101 घरों का आकलन किया। उन्होंने बताया कि घर के भीतर संक्रमण के प्रसार में तेजी देखी गई। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ घरों में रह रहे करीब 51% लोग कोरोना से संक्रमित हुए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट की तैयारी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के पल्मोनोलॉजी एंड चेस्ट विभाग में भर्ती राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए चेन्नई में पंजीयन करा दिया गया है। शिक्षा मंत्री को लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए ब्रेन डेड व्यक्ति के फेफड़े की खोज की जा रही है। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री एशिया के तीसरे व्यक्ति होंगे जिनके फेफड़े का प्रत्यारोपण हो रहा है। कोरोना काल में अब तक दिल्ली व कोलकाता के एक कोरोना संक्रमित का फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया है। यह दोनों ट्रांसप्लांट MGM चेन्नई में ही किया गया है। झारखंड चैम्बर में शुरू हुआ व्यापारियों की समस्या का ऑन स्पॉट समाधान। उद्यमियों को उनके उद्योग व व्यवसाय संचालन के दौरान हो रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक बेहतर पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत व्यापारियों की नीतिगत समस्या का ऑन स्पॉट समाधान किया जा रहा है। चैम्बर भवन में उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त BM लालदास उद्यमियों की समस्याओं को सुना और उपाय सुझा रहे हैं। मधुकांत पाठक बने AFI के कोषाध्यक्ष। झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने शनिवार को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। गुड़गांव में आयोजित AFI की वार्षिक आम सभा में AFI ने नई कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा की। कोषाध्यक्ष पद के लिए मधुकांत इकलौते उम्मीदवार थे। 4 नवंबर के बाद गिरेगा 3 डिग्री पारा। इस बार छठ घाटों में रहेगी कपकपी वाली ठंड। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक दिन में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, मगर इसके बाद 4 तारीख के बाद न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट की उम्मीद है। इससे कनकनी के साथ धुंध और कोहरे का प्रकोप भी बढ़ेगा। समझा जा रहा है कि तापमान में गिरावट की वजह से इस बार छठ के दौरान घाटों पर कपकपी वाली ठंड का एहसास होगा। व्रतियों को स्नान के बाद खुले में कपकपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। झारखंड के DGP ने पुलिसकर्मियों को दी अपराधियों का एनकाउंटर करने की खुली छूट। झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस वालों को अपराधियों का एनकाउंटर करने की खुली छूट दे दी है। DGP MV राव ने राज्य के पुलिसकर्मियों से कहा है कि वे ऐसे अपराधियों को गोली मारने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं जो हथियार लेकर चलते हैं। श्री राव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। झारखंड भी ला सकता है केंद्र कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव। झारखंड और केंद्र सरकार के बीच लगातार तल्ख हो रहे रिश्तों से संघीय ढांचे के कस बल ढीले होते दिखाई दे रहे हैं। अब राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार को कई मसलों पर चुनौती देने का मन बना लिया है। GST के बकाया की राशि समय पर न मिलने और राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर केंद्र द्वारा DBC की बकाया राशि झारखंड के खाते से वसूली करने के बाद से यह खटास और बढ़ी है। पंजाब में भले ही केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ और समानांतर लाए गए बिलों को राज्यपाल के साथ किसानों ने भी नामंजूर कर दिया हो, लेकिन झारखंड में भी पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर केंद्र के कृषि बिल को निष्प्रभावी बनाने की सुगबुगाहट तेज है। माना जा रहा है कि दुमका बेरमो उपचुनाव के बाद विशेष सत्र का आयोजन कर सरकार यहां भी पंजाब और राजस्थान जैसे नए बिल ला सकती है। सरकारी स्कूलों के डिजिटल एजुकेशन का तैयार होगा रोड मैप। प्राथमिक, माध्यमिक व +2 स्तर के लिए कमेटी गठित।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में डीजी 7 कार्यक्रम के तहत चल रहे डिजिटल एजुकेशन का फिर से रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने 2 कमेटी गठित कर दी है। प्राथमिक और माध्यमिक व +2 उच्च स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर की डिजिटल शिक्षा के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक करेंगे, जबकि हाई स्कूल और +2 स्तर पर डिजिटल शिक्षा की कमेटी का नेतृत्व JEPC के राज्य परियोजना निदेशक शैलेंद्र कुमार चौरसिया करेंगे। यह कमेटी राज्य के स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और डीजी 7 कार्यक्रम के आलोक में डिजिटल शिक्षा का विस्तृत वर्क प्लान तैयार करेगी।